नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अमेरिका की तरफ से अजीबोगरीब तर्क सामने आया है। इनकी जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है, उनका कहना ये है कि भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया गया है, इसकी वजह एक्चुअल में रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाना था, ताकि पुतिन साहब पर एक प्रेशर बनाया जा सके और इस युद्ध को जल्दी से जल्दी रोका जा सके। उनका एग्जिट बयान क्या है? राष्ट्रपति ने जंग खत्म करने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत पर लगाए गए प्रतिबंध भी उसी का हिस्सा है। ट्रंप साफ कर चुके हैं कि वो युद्ध का अंत चाहते हैं और किसी देरी के पक्ष में नहीं है। कैरोलिन लिविट, प्रवक्ता, व्हाइट हाउस। अब आप क्या कहेंगे साहब? मसला है यूक्रेन और रूस के बीच का। पेट में दर्द हो रहा है आपके। शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए आपको। और आप पिछले 2.5 दशक में अलग अलग राष्ट्रपतियों ने, अलग अलग सरकारों ने भारत को अपने करीब लाने के लिए, उसको रणनीतिक साझेदार बनाने के लिए जितना पसीना बहाया है, जितने प्रयास किए हैं, उन पर आपने इस सनक में, इस गलतफहमी में 50% टैरिफ थोप दिया कि इसकी वजह से रूस का राष्ट्रपति परेशान हो जाएगा। तो आपके 50% टैरिफ लगाने के बाद रूस के राष्ट्रपति प्रेशर में आए क्या? जब अलास्का में आपने बुलाया उनको, वो तो वहां भी चौड़ी छाती करके, और पूरा जो है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। ट्रंप की और उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ में आएगी कि कौन विश्वास से भरा हुआ था। और भारत कौन सा रो रहा है 50% टैरिफ लगने के बाद, या व्हाइट हाउस के दरवाजे पर खड़ा है कि साहब हमारी गुहार सुन लो। ये सब तर्क और ये सब पीड़ाएं अब अमेरिका की क्यों निकल करके सामने आ रही हैं, और ये तर्क देना क्यों शुरू किया गया है, जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके सुपरिचित, बहुत लंबा चौड़ा परिचय देने की जरूरत नहीं है, विजय सरदाना जी। उन्हीं से समझते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। विजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम आपको और सभी दर्शकों को। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। तो साहब ये बताइए, ये व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कह रही है कि भारत पर हमने इसलिए 50% टैरिफ लगाया ताकि रूस को प्रेशर में लिया जा सके। आपके गले से नीचे उतरती है क्या ये बात? सर, ये बात गले से नीचे तो उनके भी नहीं निकल रही जो कह रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये झूठ है। आज अगर हम टोटल ट्रेड देखें इंडिया का रशिया से या रशिया का बाकी देशों से, हम तो कुल मिला के जितना ट्रेड रशिया कर रहा है उसका तो मेरे ख्याल से 15% होंगे। बाकी 85% जो देश हैं जो बाकी काम कर रहे हैं वो क्या है? आपकी हिम्मत तो हो नहीं रही उन देशों को हाथ लगाने की। उदाहरण के लिए चाइना करीब 110-120 बिलियन डॉलर के आसपास का एक्सपोर्ट करता है, मतलब रशिया एक्सपोर्ट करता है चाइना को। आपकी हिम्मत है कि चाइना पे आप कस्टम ड्यूटी लगा दें या टैरिफ लगा दें? आपको पता है कि जैसे ही आपने चाइना को छेड़ा सॉरी, तो वो आपकी सारी जो है ना सप्लाई रेयर अर्थ की और बाकी क्रिटिकल केमिकल्स और मेटल्स की, वो बंद कर देंगे और आपके यहाँ पे हाहाकार मच जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि चाइना को वो छेड़ नहीं सकते। टर्की ऑलरेडी नेटो का हिस्सा भी है और यूरोपियन देशों का दोस्त भी है, लेकिन वो भी करीब 25-30 बिलियन डॉलर का ट्रेड कर रहा है। आपके बाजू में ब्राजील है। इवन यूरोप आज की तारीख में अभी भी करीब 30% से 40% तक जो गैस सप्लाई है वो वहां से ले रहे हैं।
क्या आपने यूरोप पे टैरिफ लगाया? नहीं लगाया। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी ये तमाशा हो रहा है घूम फिर के, इसके पीछे मकसद कुछ और है। अभी तक ट्रंप साहब को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि भारत को कैसे काबू करें, और जिस दिन वो भारत को अपने टर्म्स पे एग्रीमेंट करने के लिए राजी कर गए, वो दिन उनके लिए नोबेल पीस प्राइज से भी बड़ा दिन होगा। और इसी जुगत में वो लगे हुए हैं। तो ये जितने तमाशे हो रहे हैं और जस्टिफिकेशन दिए जा रहे हैं, इसका कोई आधार नहीं है। ये खुद जस्टिफाई नहीं कर सकते कि चलो इंडिया पे लगाया, बाकी देशों पे क्यों नहीं लगाया जो इंडिया से ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। इनके पास उसका जवाब नहीं। तो ये जो दावे किए जा रहे हैं सब खोखले हैं। अनफॉर्चुनेटली अब व्हाइट हाउस के प्रवक्ता को ये लगता है कि दुनिया में सब मूर्ख हैं, अकल उन्हीं के पास है, तो उनको मुबारक। अब क्या लड़े उनसे। ये सफाई ऐसे समय क्यों आई है जब चीनी विदेश मंत्री नई दिल्ली के दौरे पर थे और रेयर अर्थ, फर्टिलाइजर्स, इसके अलावा जो बोरिंग मशीन, वो सब देने का आश्वासन वो दे करके गए हैं। और प्रधानमंत्री अभी 30 अगस्त को जापान और 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन के दौरे पर जाने वाले हैं एससीओ समिट के सिलसिले में। लेकिन जाहिर है बायलैटरल टॉक्स होंगी। और इधर ये भी एक चर्चा चल निकली है कि जो आरआईसी यानी रूस, इंडिया, चाइना संगठन कोविड काल से थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया था, उसको फिर झाड़ पोंछ करके सक्रिय किया जा रहा है। तो थोड़ा चिंताएं तो नहीं बढ़ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की? चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है सर, क्योंकि इस समय उनकी सबसे बड़ी टेंशन क्या है? उनकी सबसे बड़ी टेंशन है ब्रिक्स। ब्रिक्स में 5 देश हैं, 3 के नाम आपने ले लिए, 2 बचे ब्राजील और साउथ अफ्रीका, वो हिंदुस्तान के एरिया से दूर है। अब ब्राजील के ऊपर तो उन्होंने टैरिफ लगा दिया, साउथ अफ्रीका को वो बहुत सीरियसली नहीं लेते, बहुत ज्यादा ट्रेड उनके साथ है नहीं। घूम फिर के रही बात एशिया को फोकस करना है, और एशिया में 3 देश अगर रशिया, चाइना और इंडिया अगर साथ हो जाते हैं, तो ट्रंप साहब को ये पता है कि दुनिया में इस ग्रुप का कोई मुकाबला नहीं है। आप जरूर कह सकते हैं कि हम G7 कंट्रीज हैं, यूरोप हमारे साथ है, लेकिन ये सब इकोनॉमीज जो है ना, ये स्लो डाउन इकोनॉमी है, पहली बात। दूसरा, जब हम 3 देश एक साथ हो जाएंगे तो दुनिया की कोई भी चीज हम तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपको जितना क्रूड चाहिए, गैस चाहिए, आपको रशिया दे देगा। आपको जो टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल चाहिए वो आपको चाइना दे रहा है। आपको अगर स्किल्ड मैन पावर चाहिए और बाजार चाहिए, वो भारत दे सकता है। इस पूरे 3 इक्वेशन में भारत की कमजोरी सबसे बड़ी ये है कि हम यहां पर कोई भी ढंग से इंडस्ट्रियलाइजेशन कर नहीं पाए। तो हम सिर्फ बाजार बन के रह गए, हमने अपने घर को नहीं सुधारा, और उसी की कीमत आज हमें चुकानी पड़ रही है। चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज का क्षेत्र हो, चाहे वो केमिकल्स का हो। आज हमारी इंडस्ट्री चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और जब तक मोदी साहब और मोदी सरकार भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो बेसिक सुधार है वो नहीं करती, तब तक कभी हमें चाइना की तरफ, कभी रशिया की तरफ और कभी अमेरिका की तरफ देखते रहना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी चैलेंज आज हमारे सामने। दूसरे विजय जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा, ये कहते हैं कि जी हमने इसलिए भारत के कान पकड़े हैं ताकि पुतिन साहब की ची निकल जाए। ये तो ठीक है कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो टेस्टेड हैं, और जब जब भारत पर संकट आए हैं तब तब रूस ही ऐसा देश रहा है जो मजबूती के साथ हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए खड़ा हो गया है। जो हमें चाहिए था वो उसने दिया भी है। लेकिन भारत को क्या अभी भी अमेरिका गरीब की जोरू समझ रहा है, या बदला हुआ भारत दिखाई नहीं दे रहा है, या बदला हुआ भारत ही उनको एक्चुअल में परेशान कर रहा है? सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बदली हुई दुनिया उनके लिए परेशानी है। 50 पिछले आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से देखिए, अभी तक 75 साल के अंदर
इन्होंने दुनिया पे एक छत्र राज किया था, जैसे साहूकार होते हैं ना कि जो चाहा वो बोला, बाकी पूरी दुनिया जाके हाथ पैर जोड़ के उनके आगे खड़ी हो जाए। उनको ये लग रहा था कि ये दुनिया वही है जो 75 साल पहले थी। और सर ये बहुत सिंपल सी बात है, आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। हिंदुस्तान में अगर कोई नेता की कुर्सी जाती है तो वो अपना घर खाली क्यों नहीं करना चाहता, वो लाल बत्ती क्यों नहीं छोड़ना चाहता? हमारे यहाँ पे जो एक बार पॉलिटिशियन बन जाता है वो आम आदमी की तरह क्यों नहीं जीना चाहता? क्योंकि जब आपको एक बार लाल बत्ती की लत लग जाती है, आपको जब सलूट मारने की लत लग जाती है कि आपके आसपास लोग गुलदस्ता लेके घूमे और आपसे अपॉइंटमेंट लेके लाइन से मिलते रहे, चाहे कोई काम हो या ना हो, ये बहुत बड़ा एडिक्शन होता है। ये आम आदमी का दिमाग खराब कर देता है और नेता आम आदमी से कोई बड़े नहीं है। ये स्थिति देशों की है। आज तक आपने कहा, पूरी दुनिया ने आपका डिक्टेट माना, अब अचानक भारत कह रहा है, आपने कहा कि साहब आप हमारे साथ चाय पी के जाओ, तो मोदी साहब कहते हैं नहीं मेरे और काम है, मैं बाद में आऊंगा। अब आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऑपरेशन सिंदूर में आपको बगैर पूछे भारत ने इतनी बड़ी कार्रवाई कर ली, आपसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपको कहा गया आप रशिया से काम करना बंद करें, आपकी वो सुनवाई नहीं हो रही। कहने का मतलब ये है कि आप जो आदेश पारित कर रहे हैं उसको भारत सुन नहीं रहा, तो अब ये तो लाल बत्ती जाने वाली बात होगी ना सर, कि अब आपकी लाल बत्ती की कोई कदर नहीं रही। अब वो बर्दाश्त कैसे हो? चाइना पहले हाथ से निकल गया, अब भारत भी हाथ से निकलना चाहता है। यूरोप आपके मतलब रशिया आपके कब्जे में है नहीं। अब ऐसे कैसे चलेगा? अगर सारे देश हमें छोड़ के आगे निकल गए तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? हम एक दूसरे के थोड़ी, भाई यूरोप बैठ के अमेरिका पे और अमेरिका बैठ के यूरोप के ऊपर थोड़ी दादागिरी करने वाला है। हम तो मिलके दादागिरी कर रहे थे, सरपंच तो हम थे दुनिया के। अब सरपंचों के कोई सुन नहीं रहा। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। अब उनको ये लग रहा है कि हम जो पहले दुनिया को हड़काते थे अब कोई सुन नहीं रहा। अब दुनिया, अगर ये लोग हमारे काबू में नहीं आए तो फिर पूरी दुनिया हमें भाव देना बंद कर देगी। यही चीज इनको सबसे ज्यादा दुखी कर रही है सर, और और ये भी यही कारण है कि बार बार ये भारत को धमका रहे हैं। ये भी दुखी कर रही है कि ब्रिक्स का कारवां आगे बढ़ रहा है। ब्रिक्स की अपनी एक करेंसी की भी चर्चा चल रही है। इनको लगता है कि अगर डॉलर 3 में रहा ना 13 में, तो इनकी रही सही दादागिरी एकदम खत्म ही हो जाएगी। सर ब्रिक्स से तो उनको चिढ़ है ही है, क्योंकि ब्रिक्स में जिस तरह से व्यापार हो रहा है उसमें वेस्टर्न वर्ल्ड कहीं शामिल नहीं। आज अगर चाइना इंडिया में ट्रेड हो रहा है और हम अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, हम ऑयल खरीद रहे हैं रशिया से, हम अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, हम डॉलर को पूछ नहीं रहे। और उन्होंने जो पेमेंट गेटवेज पे बैन लगाए थे उसका अल्टरनेट हम लोगों ने बना लिया। तो अब उनके काबू में क्या रहा? उनको तो पहले ये था कि कोई भी काम होगा डॉलर में होगा, और डॉलर किसको देना है नहीं देना ये दादागिरी गेटकीपर का काम हम करेंगे। अब हमने कहा हमें डॉलर चाहिए ही नहीं, ना तुम्हारा गेट चाहिए ना तुम्हारा दरवाजा चाहिए, तुम अपना हाईवे अपने पास रखो, टोल प्लाजे पे बैठे रहो, हमें जाना ही नहीं वहां से। हमने तो अपने ड्रोन बना लिए, हमें टोल प्लाजा चाहिए ही नहीं। अब ये खाली बैठे हैं टोल प्लाजा पे इस उम्मीद में कि लोग आएंगे और हम वसूली करेंगे, अब वो हो नहीं रहा। तो दुनिया में ठेकेदारी बदल गई। अब इसीलिए इनको चिढ़ है। तो ये सर बहुत बड़ा झटका लगता है कि आपकी इकोनॉमी, आपकी सारी पॉलिसीज इस तरह से बनाई हुई हो कि हम दुनिया पे दादागिरी करें और दुनिया हमारे सामने बैठ के हाथ जोड़े। अब वो चीज से निकलना और ये समझना कि साहब गांव में जो गरीब किसान था उसके भी उतने ही अधिकार हैं जितने मुखिया के हैं, ये समझने में टाइम लगता है सर। ये बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। तो जो हम जिसे कहते हैं ना कि सामाजिक सुधार, ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो सामाजिक सुधार हो रहा है ना, कि जो गरीब देश थे वो आज अपने पैरों पे खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं और आपसे ये नहीं पूछ रहे कि उनको अगला कदम क्या उठाना है, ये उनके लिए पेनफुल है। तो ये जो दुनिया के ठेकेदार बने बैठे थे इनके लिए दर्द है, और उसी का असर ये सब इधर उधर जो हाथ पर ये मार रहे हैं, कभी इस पे टैरिफ लगा रहे हैं, उसको धमका रहे हैं, इसको बुला रहे हैं,
ये सब उसका असर है, ये साइड इफेक्ट है, ये थोड़े समय चलेगा। दूसरे विजय जी, अब जरा इस पर आते हैं कि जो 50% टैरिफ इन्होंने लगा दिया और इनके कुछ लग्गे भग्गे कह रहे हैं कि अभी सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे हम लोग, तो इसका असर क्या पड़ेगा भारत पर? और जो भारत के इस समय स्टेप्स हैं इनके विकल्प तलाश करने के, उनसे कितना आशान्वित आप हैं? आप पहले भी कह चुके हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है वैसे भारत के लिए। देखिए, मेरे हिसाब से तो जो टोटल हम अभी दुनिया के ट्रेड की अगर हम बात करें सर, दुनिया का ट्रेड है करीब $24 ट्रिलियन का। हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम 450-500 बिलियन डॉलर। हम 2% भी नहीं है दुनिया के, 1.8 के आसपास हम। तो ईमानदारी की बात तो ये है कि हमने एक्सपोर्ट मार्केट में कुछ किया नहीं, ये सच बात है, हम माने या ना माने। हमने क्या किया, हमने कुछ 40-50 हजार करोड़ के चावल बेच दिए, 40-50 हजार करोड़ की मछलियां बेच दी, कुछ हमने मीट बेच दिया, कुछ हमने डायमंड्स बेच दिए। मतलब हम ऐसी कोई चीज नहीं बेच रहे जो दुनिया में कोई और देश नहीं दे सकता। तो अगर ट्रंप साहब बंद कर देंगे तो उनको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत महंगा लेना पड़ेगा, उतनी सब्सिडी देने का दम उनके पास है, जितना वो टैरिफ से कमाएंगे वो सब्सिडाइज कर सकते हैं। अमेरिका को भारत को इग्नोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये गलती हमारी है, ट्रंप की नहीं। उन्होंने चाइना को इग्नोर करने की कोशिश करी, ट्रंप साहब को हाथ जोड़ के कहना पड़ा भैया रेयर अर्थ मैग्नेट दे दो, क्रिटिकल हमें मटेरियल दे दो, नहीं तो हमारी पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। वो हाथ जोड़ के जाना पड़ा और सेकेंडरी टैरिफ लगाने की हिम्मत नहीं है, जबकि चाइना का ट्रेड भारत से रशिया के साथ डबल से भी ज्यादा है। तो सर ऐसा है कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, चाइना ने किया, उसका फायदा उनको मिल रहा है। हम लोग सिर्फ नेतागिरी और राजनीति करते रहे, संसद में खड़े होकर एक दूसरे को गाली गलौज करते रहे। हमने देश हित की बातें संसद में नहीं करी, इस बात को हमें मानना होगा। इसको मैं आज, अगर मेरा आप वीडियो देखें, अगर आपके दर्शक देख रहे हैं, मैंने एक बात और प्रूव करी आज की, पिछले 10 साल में जब से मोदी साहब आए हैं, मैं सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत रख रहा हूं। हम जब आए थे, मतलब 13-14 के अंदर हमारा जो इंपोर्ट था, एग्रीकल्चर इंपोर्ट, वो था करीब $13-14 बिलियन का। आज हमारा एग्रीकल्चर इंपोर्ट हो गया है करीब $35 बिलियन के आसपास। $20 बिलियन हमारा इंपोर्ट बढ़ा है, इंपोर्ट। हम तो एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, किसानों को बचाने की बात कर रहे थे, हम तो कृषि प्रधान है, सारा फोकस एग्रीकल्चर पे है। उसके बाद भी भारत का कंज्यूमर, भारत का किसान जो है, भारत के बाजार को सर्विस नहीं दे पा रहा है। पूरा झगड़ा एमएसपी और एपीएमसी को लेकर है, हमने वहां पे भी कुछ नहीं किया। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स ने कहा चलो विदेशी माल ही खा लेते, और हमने इंपोर्ट शुरू कर दिया। हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा, और थोड़ा बहुत जो एक्सपोर्ट बढ़ा वो हमारा, क्योंकि करेंसी डिवैल्यूएट हो गया तो हम सस्ता देने लगे तो लोगों ने ले लिया। क्वालिटी के कारण नहीं है, सस्ते के कारण। कहने का मतलब क्या है सर, कि अब स्थिति हमारी ये है कि अमेरिका को ये पता है कि भारत की क्या मजबूरियां हैं। दुनिया में कोई मूर्ख नहीं है सर। हम कितना भी शोर मचा लें कि मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो गया और मोदी जी ने 50 अच्छी अच्छी पॉलिसीज बना दी, हम सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, दुनिया भाषण पे नहीं जाती है, दुनिया नंबर देखती है। जैसे मैं हमेशा डेटा पे बात करता हूं, मैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे बात नहीं करता हूं, दुनिया भी यही करती है। सारा डेटा सबके पास है, कोई छुपा हुआ तो है नहीं। उनको पता है कि भारत की कमजोरियां कहां हैं, उसका वो फायदा उठा रहे हैं। अब भारत की कमजोरियों का फायदा अगर कोई हमारा एडवर्सरी या दुश्मन देश उठाए तो हम उसको क्या दोष देंगे? हमें ही अपनी कमजोरियां दूर करनी होंगी। तो आज स्थिति यह है कि जो टैरिफ लगाया जा रहा है भारत पे, इस पे असर तो होगा, क्योंकि हमने क्या किया एक्सपोर्ट में, हमने सब चीजें यहां बैठ के कहा कि भाई एक्सपोर्ट का मतलब अमेरिका। हमने तो बाकी दुनिया को तो समझा ही नहीं ना।
जबकि 160 देश और हैं, हमने उन पे क्या काम किया? कुछ नहीं किया। हमारे जितनी एम्बेसीज हैं, जितने मंत्रालय हैं, दुनिया भर का भारत सरकार टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट करती है इन द नेम ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। यहां तो इंपोर्ट दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है एक्सपोर्ट के, तो फायदा क्या हुआ ये सब तमाशा करने का? तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने घर को सुधारना होगा, और जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए ये अच्छी बात है। अब तो जाग जाओ। अपने आप तो हम जागते नहीं, कोई हिला रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, अब तो जाग जाओ यार। अगर अब भी नहीं जागे तो फिर भगवान भरोसे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जो टैरिफ लग रहा है ये भारत के लिए अच्छा है। दर्द होगा, जैसे सर्जरी होती है ना सर, जब आप काटते हो पहले तो पेन होता है क्योंकि आपकी बॉडी कटती है, सर्जरी हो रही है। लेकिन जब उसमें से पस निकाला जाता है, बीमारियां निकाली जाती हैं, कैंसर ग्रोथ निकाला जाता है, फिर उस पर टाके लगाए जाते हैं, धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलता है, फिर आप स्वस्थ हो जाते हो। भारत के साथ भी यही होगा। ट्रंप साहब ने अभी एक सर्जरी लगाई है, अब मोदी साहब को उस घाव को भरना है, इलाज करना है, उसमें से जो कैंसर ग्रोथ हो रही है भारत के अंदर उसको रोकना है, तब भारत धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा, और उसी की हम उम्मीद करते हैं। देखिए, पोस्चरिंग लेना और ये दिखाना कि हमारे पास कुछ विकल्प अभी भी हैं, ब्राजील और रूस और चीन, साउथ अफ्रीका, या जो अफ्रीकन देश हैं, ग्लोबल साउथ, उन सब के साथ खड़े होने की कोशिश करना, वो ठीक है, वो दिखाने के लिए तो ठीक है। लेकिन चीन जो है वो तो हमारा सखा है नहीं, हमारा सगा है नहीं। चीन भी अपनी जरूरत के लिए सोच समझ करके उतने आगे तक बढ़ता है जहां तक उसके अपने हित प्रभावित ना हो, या जहां तक उसके अपने हित सध रहे हों। अभी प्रधानमंत्री जा रहे हैं चीन, उनके विदेश मंत्री भी आए हैं। हो सकता है बायलैटरल टॉक्स हो सकता है कुछ समझौतों पर सिग्नेचर भी हो। भारत की कुछ चिंताओं को एड्रेस भी किया है उन्होंने। फर्टिलाइजर्स है, बोरिंग मशीन है, इसके अलावा रेयर अर्थ के बारे में वो कह गए हैं। लेकिन चीन के साथ भी हम कितना आगे तक बढ़ सकते हैं, विजय जी? देखिए ओंकार जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि व्यापार में ना, अगर आप और हम व्यापारी हैं तो हम ये थोड़ी देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर क्या सोच रहे हैं। अगर हमारे से माल लेना होता तो चीन क्या पहले नहीं ले सकता था? ट्रंप के बैन लगने के बाद ही लगेगा क्या? या रशिया को या ब्राजील को या साउथ अफ्रीका को लगता कि भारत का माल अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, रेट ठीक है, तो वो पहले भी ले लेते। वो क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि उनको ये लग ही नहीं रहा था कि भारत का जो माल है उसकी क्वालिटी और रेट ठीक है कंपेरेटिव चाइना या बाकी देश। जो चीजें हैं वो भारत से नहीं ले रहे थे, दूसरे देशों से ले रहे थे। तो क्यों ले रहे थे? क्योंकि उनको पता था कि कौन सी चीज कहां और कैसे अच्छी मिलेगी, सस्ती मिलेगी। तो दोस्ती व्यापार में काम आती नहीं है सर। आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, अगर उसकी दुकान में खराब माल मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, आप लोगे क्या? नहीं लोगे ना। तो दोस्ती अपनी जगह है, व्यापार अपनी जगह है। व्यापार में सच्चाई पे ही काम होगा। बाजार जो है ना सर, बाजार झूठ नहीं बोलता। एक बात हमें समझनी पड़ेगी, बाजार झूठ नहीं बोलता, हम चाहे उसको किसी भी तरह से इंटरप्रेट करें। सच्चाई यह है कि हमारा आज एक्सपोर्ट दुनिया में 2% से भी कम है। यह सच्चाई है, चाहे उसके रीजन 500 हम गिना दें। सच्चाई यह है कि हमारा माल नहीं बिकता। सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान के स्पाइसेस के ऊपर पूरी दुनिया ने तरह तरह के बैन लगा दिए हैं बिकॉज ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम्स। सच्चाई यह है कि हमारे यहां से जो प्रोडक्ट बाहर जाते हैं वो लिमिटेड जाते हैं। सच्चाई यह है कि हम जेनेरिक मेडिसिन ही बेच पा रहे हैं। आज तक हमने कोई मेडिसिनल लाइन में कोई रिसर्च की नहीं। तो कहने का, हम आईटी प्रोडक्ट पूरी दुनिया से खरीद रहे हैं। हमारे यहाँ पे कुछ आईटी हार्डवेयर हम नहीं बना रहे, जो बना रहे हैं वो एप्पल वाले खुद अपनी फैक्ट्री में किराए पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके, टेक्नोलॉजी उनकी, स्पेयर पार्ट्स उनके, हम तो सिर्फ असेंबलिंग करके दे रहे हैं उनको।
तो कहने का मतलब ये है कि जितना हम सो कॉल्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उसके साथ हम इंपोर्ट देखें और जितना विदेशियों से पैसा भारत आता है, रेमिटेंस आता है, अगर आप उसको देखें तो 150 करोड़ का देश इतने बुरे हालात में है कि हमारा ट्रेड जो है वो वियतनाम से भी कम है अमेरिका के साथ। इससे दुख की बात और क्या होगी सर? वियतनाम जैसा छोटा देश हिंदुस्तान को जूते भेजता है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है? तो हम कुछ भी बोलें, बाजार एक ऐसी हकीकत है जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। राजनीतिक दृष्टि से इमोशनल होके हम एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उससे रास्ता नहीं निकलता। वो हमारा ईगो सेटिस्फाई करता है थोड़ी देर के लिए, तालियां बजवा लो इस सेमिनार कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उससे आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती। अगर मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होता तो आपका एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा, आपका इंपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा? अगर भारत एग्रीकल्चर सुपर पावर है जिसको हम बोलते हैं, तो आपका तो लगातार एग्री इंपोर्ट बढ़ रहा है, आप तो एक्सपोर्ट कुछ कर ही नहीं पा रहे। जहां जहां पे भी एग्रीकल्चर एजेंडा आता है नेगोशिएशन में, हम लोग वहां से कुर्सी छोड़ के उड़ जाते हैं कि भाई ये हम नहीं कर पाएंगे, चाहे आसियान हो, चाहे अब अमेरिका के साथ हो या किसी और के साथ हो। तो कहने का मतलब ये है सर कि हमें अपने घर को सुधारना होगा। और जहां तक बात है चाइना की, रशिया की, बाकी देशों की, सर वो अपने व्यापारिक हित से काम करेंगे। हाँ, ये बात सही है कि जहां भारत 19-20 होगा तो भारत से थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होगा वो थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेंगे, लेकिन वो अपनी प्राइवेट कंपनियों को थोड़ी बोलेंगे कि आप महंगा, मतलब सस्ता छोड़ के महंगा लो या बढ़िया छोड़ के घटिया लो, ऐसा थोड़ी वो बोलेंगे। तो बाजार के हिसाब से चलता है सर। और हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है हिंदुस्तान में, हम नेताओं की तरफ देखते हैं कि वो बचा लेंगे। भाई मोदी है तो मुमकिन है एक लिमिट तक, मोदी बाजार नहीं है, बाजार बाजार के हिसाब से चलेगा। जब बाजार ट्रंप की नहीं सुन रहा तो मोदी की कैसे सुन ले? तो ये बात हकीकत भी हमें समझनी चाहिए। और ये सिचुएशन कब तक चलेगी आपके हिसाब से, जो इस समय अमेरिका के साथ टसलबाजी चल रही है? सर ये चलेगी जब तक ये यूक्रेन का पीस ट्रीटी नहीं हो जाता, क्योंकि उसके बाद फिर ये सैंक्शन वैंक्शन सब हटाने पड़ेंगे इनको, और जब सैंक्शन हटेंगे तो स्थितियां नॉर्मल होने लगेंगी। लेकिन अब कब तक होगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में ये है कि इस स्थिति के अंदर भारत कम से कम 10 सेक्टर ऐसे ढूंढे जिसमें हम चाइना के बराबरी कर सकें या मुकाबला कर सकें। तब हम कह पाएंगे कि देखिए आप चाइना से ले रहे हो, कुछ हमसे भी ले लो। और दुनिया का जो व्यापारी है ना, वो कभी भी सिंगल सोर्स पे काम नहीं करना चाहता। वो सिंगल सोर्स पे तब काम करना चाहता है कि जब दूसरा व्यापारी जो है, या तो उसकी क्रेडिबिलिटी खराब हो, या क्वालिटी खराब हो, या दाम बहुत ज्यादा हो, तब वो मोनोपोली के साथ काम करना चाहता है, क्योंकि अनरिलायबल बिजनेस पार्टनर के साथ कोई काम नहीं करना चाहता। और भारत इस समय दुनिया में अनरिलायबल बिजनेस पार्टनर है। हम जब मन करता है प्याज पे एक्सपोर्ट पे बैन लगा देते हैं, जब मन करता है हम चीनी पे बैन कर देते हैं, जब मन करता है हम डीओआरबी पे बैन कर देते हैं, जब मन करता है हम किसी और पे बैन कर देते हैं। हम अपने आप से मजाक कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ भारत की जो पॉलिटिक्स है वो दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ठीक है, आप करिए पॉलिटिक्स, किसकी कीमत पे? देश की कीमत पे। अब ये पॉलिटिशियंस को, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी पता है, लेकिन उनके मंत्री जो नीचे हैं या प्रधानमंत्री के कार्यालय इन एक्टिविटीज पे क्यों नहीं बैन लगाते? क्योंकि राजनीति है, महंगाई बढ़ रही है तो एक्सपोर्ट बैन करना है। भाई महंगाई क्यों बढ़ रही है, इस पे कार्रवाई करो ना। शॉर्टकट तरीका एक्सपोर्ट बैन करना। आपने अपनी यहां प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ाया, उसके ऊपर कार्रवाई करो। आपके यहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, उसको सुधारो। वो नहीं करेंगे, जितनी जरूरत है उससे कम करेंगे। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि व्यापार को बंद कर दो, ताकि देश में प्राइस गिर जाए, महंगाई कंट्रोल हो जाए, फिर बोलो देखो हमने महंगाई कंट्रोल कर ली। भाई किसी और का पैर काट के आप रेस जीत गए तो क्या जीते सर? हम वो शॉर्टकट खेलते हैं। खैर, इसकी कीमत भी हम उठा रहे हैं। किसानों की हालत खराब हो रही है, एग्रीकल्चर की हालत खराब हो रही है।
मैंने फिर कह रहा हूं मैं कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके वक्तव्यों से या सरकार के वक्तव्यों से कोई लेना देना नहीं। मुझे तो यह बताओ कि बाजारी हकीकत क्या है। अगर बाजार आपके इस मटेरियल डिसीजंस को एक्सेप्ट कर रहा है और उससे फायदा हो रहा है, डिसीजन इज राइट। अगर आपके डिसीजन से बाजार बिगड़ रहा है, किसानों का नुकसान हो रहा है, बाकी चीजें नहीं हो रही है, तो आपका डिसीजन गलत है, चाहे किसी ने भी लिया। हकीकत यही है। लेकिन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को, डेयरी सेक्टर को हम खोल देते अमेरिका के लिए, तो ना ये झगड़े टंटे शुरू होते, ना ये टैरिफ लगाई जाती। ये तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया है प्रधानमंत्री ने किसानों को और डेयरी सेक्टर को। बिल्कुल किया है और करना मजबूरी है। अगर आप ये नहीं करते तो आप और हम आज विदेशी माल हिंदुस्तान में बैठ के खा रहे होते, क्योंकि वो सस्ता है, उसकी पैकिंग आपको अच्छी मिलेगी, आपको वो माल सस्ता मिलेगा। एज ए भारत का कंज्यूमर आप क्या करते हैं सर? आप सस्ता अच्छा माल जो बाजार में मिलता आप खाते। आज जो 20% मतलब कि $20 बिलियन या $35 बिलियन का जो एग्री इंपोर्ट हो रहा है, वो कौन खा रहा है? हिंदुस्तान का कंज्यूमर ही खा रहा है ना सर। लेकिन वही प्रोडक्ट भारत का किसान बना रहा है, वो उसको क्यों नहीं खा रहा? उदाहरण के लिए आज सोयाबीन का तेल हम विदेशी तेल लाके अपने किचन में इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदुस्तान के किसान को एमएसपी भी नहीं मिल रही, माल नहीं बिक रहा उसका। तो वो माल कौन खरीद रहा है? भारत का कंज्यूमर ही खरीद रहा है ना। उसको लग रहा है कि भारत का किसान जो पैदावार कर रहा है, जिस रेट पे वो बेचना चाहता है, वो बहुत महंगा है, मैं नहीं लूंगा। आपके पास क्या रास्ता बचा सर? आपके पास रास्ता यही बचा कि मैं आयात करूंगा और खाऊंगा, क्योंकि महंगाई तो मुझे भी चुभती है ना। किसान को ज्यादा कमाना है, बहुत अच्छी बात है। मेरी महंगाई कौन देखेगा? क्या सरकार मेरा ध्यान रखेगी, मेरे बच्चों का ध्यान रखेगी? नहीं रखेगी। तो मैं वो करूंगा जो मेरे हित में है। पॉलिटिशियंस वो कर रहे हैं जो उनके हित में है, किसान को वो करना है जो उसके हित में है। आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि हिंदुस्तान का कंज्यूमर इसलिए खराब और अच्छा माल खाए क्योंकि मेरा किसान अच्छा माल नहीं दे पा रहा? मैं उसमें किसान की गलती नहीं मानता। हमने कभी उसको एक्सटेंशन सर्विसेज दी नहीं, उसको एजुकेशन दी नहीं, उसको सुविधाएं दी नहीं, तो उस बेचारे को जो आता था वो बना रहा है। लेकिन बाजार में जब वो जाता है माल लेके, तो दुनिया कहती है यार ये माल तो खराब है, दुनिया सस्ता और अच्छा दे रही है, हम आपका नहीं लेंगे। तभी तो आपके एक्सपोर्ट नहीं बढ़ गए। तो कहने का मतलब ये है सर कि हमें हकीकत को समझना होगा, अपने घर को सुधारना होगा, किसानों को सुधरना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज का मेरा वीडियो अगर आप देखें सर, कि सरकार किसान और खेती को कब तक बचा पाएगी। आज मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखता हूं, आपने बात करी, हमारा एमएसपी है 4600 रुपए सोयाबीन का, अंतरराष्ट्रीय बाजार है 3400 रुपए। मैं क्यों खरीदूं सर किसान का माल? मेरे को अंतरराष्ट्रीय बाजार से सस्ता मिल रहा है ना। अगर मैं खरीदता हूं तो हिंदुस्तान में जो तेल खाने का आपको मिल रहा है वो 30% महंगा हो जाएगा। क्या 30% कंज्यूमर देने को तैयार है? महंगाई, इन्फ्लेशन, तेल के मामले में कंज्यूमर सड़क पे आ जाएगा कि साहब महंगाई बढ़ गई। तो अब आप कंज्यूमर को संभालोगे या किसान को? तो सरकार क्या कर रही है कि जब किसान शोर मचाता है तो कहते हैं हम तुमसे खरीद लेंगे सोयाबीन, और जब कंज्यूमर शोर मचाते हैं कि महंगाई होगी तो कहते हैं ठीक है आयात कर लो। सरकार के पास कोई प्लान है नहीं, ईमानदारी की बात यह है। जो शोर मचाएगा सरकार उसको पुचकार देगी थोड़ी देर के लिए, और हर साल ये प्रक्रिया और गंभीर होती जा रही, क्योंकि पुचकारने की कीमत है। फ्री में नहीं पुचकारा जाता इकोनॉमी में। और तो ये सब परिस्थितियां हैं। जो ये बात कही जाती है कि भाई हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट पर आधारित तो रही नहीं है कभी, चाइना की रही है, दूसरे देशों की रही है। हमारी तो जो इकोनॉमी रही है वो कंज्यूमर बेस रही है। उत्पादन करते हैं, यहाँ खप जाता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास
अच्छी खासी आबादी है। तो इसका मतलब ये है कि कभी सरकारों ने उस तरफ ध्यान दिया ही नहीं है। सर, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है, हम इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। मैं आपको दूसरा रास्ता दिखा रहा हूं कि हम कहां खतरनाक स्थिति में हैं। हम एक्सपोर्ट तो कर नहीं रहे, हमारी जो इकोनॉमी है वो इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। अगर ध्यान से देखो, 80% जो फ्यूल है, क्रूड ऑयल है, पेट्रोल तेल वगैरह, जो गैस वैस है, वो हम इंपोर्ट करते हैं। उसके लिए हमको चाहिए डॉलर। डॉलर के लिए आपको करना है एक्सपोर्ट, नहीं तो आपको डॉलर नहीं मिलेगा। तो हम हैं इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। हमारा एनर्जी बाहर से आता है, हमारा तेल बाहर से आता है, हमारे सारे केमिकल बाहर से आते हैं, हमारी आज भी सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बाहर से आ रही है। हम आफ्टर ऑल चाइना से जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? अगर हम इंपोर्ट ओरिएंटेड नहीं होते तो हम चाइना से इंपोर्ट नहीं कर रहे होते। तो कहने का मतलब यह है कि हम इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है और हमने उसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनने का प्रयास ईमानदारी से किया ही नहीं। हमने सिर्फ स्लोगन दिए। 10 साल हो गए मोदी जी को। अगर आत्मनिर्भर भारत होता तो चाइना से हमारा आयात डबल हो गया। हमारा एग्रीकल्चर इंपोर्ट $20 बिलियन बढ़ गया। इसका मतलब ना हमारा एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव हो रहा है, ना हमारी इंडस्ट्री। तो मेक इन इंडिया और जितनी एग्रीकल्चर की पॉलिसीज हैं उसका असर क्या हो रहा है? आप ये कह सकते हो कि आज हम $20 बिलियन का आयात कर रहे हैं खेती में। अगर हम ये नहीं करते तो शायद 40 का कर रहे होते। ये मैं मानने को तैयार। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की होती तो रेस में आप 50वें नंबर पे आते, अब आप 20वें नंबर पे आए हो। कहने का मतलब इतना ही है, मेडल आपको नहीं मिलेगा नहीं नहीं, अगर आपने रातों रात तो फिजिकल कैसे फिटनेस पे नहीं संभव किया। है? रातों रात सर, कैसे संभव है? अभी मेक इन सर इंडिया को मेरा भी शुरू हुए कितना समय हुआ है? 10 साल से ऊपर हो गया और 10 साल में आपका इंपोर्ट बढ़ गया। मैं तो यही कह रहा हूं, भारत सरकार की पॉलिसी गलत कहां है? हम लोग कंफ्यूज्ड हैं कि मेक इन इंडिया में हम करना क्या चाहते हैं। अगर मेक इन इंडिया में टारगेट ले लिया होता कि जितने केमिकल हम भारत में बनाएंगे और मंत्रालय और इंडस्ट्री बैठ के आमने सामने हर महीने चर्चा करते कि हम कहां तक पहुंचे, क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनको हटाओ, तो क्या नहीं हो सकता था? क्या फैक्ट्री लगने में तो ज्यादा 2 साल लगते? लेकिन हमने नहीं किया। हमने स्कीम बना दी, पीएलआई स्कीम। अरे पीएलआई स्कीम के अलावा जितना करप्शन है ग्राउंड पे। कल मेरे पास गुजरात से क्लाइंट आए हुए थे। गुजरात में कितना करप्शन है आप जाके लोगों से पूछिए। सॉरी टू से, मैं ओपन बोल रहा हूं फोरम पे। लोग कह रहे हैं कि अब सही काम कराने के भी पैसे देने पड़ते हैं। पहले तो चलो गलत काम के पैसे देने पड़ते, अब क्योंकि चुनाव इतना महंगा हो गया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को पैसा चाहिए, जनता तो पैसा देती नहीं। अब कहने का मतलब यह है कि करप्शन बढ़ा है, उसका खामियाजा हमें दिख रहा है। लोगों ने बनाना बंद कर दिया, चाइना से इंपोर्ट करके अपना स्टिकर चिपकाते हैं और माल बेचते हैं। हम क्यों इंस्पेक्टर्स के चक्कर में फंसे? आज एक पेड़ कटवाने जाओ फैक्ट्री में तो 1 लाख रुपए की रिश्वत लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पेड़ नहीं काटोगे। अरे बगैर पेड़ काटे फैक्ट्री कैसे लगेगी? और पेड़ तो नेचुरल है, उगेगा। अगर मान लीजिए कहीं बीज पड़ा हुआ है किसी फैक्ट्री के अंदर और वहां वो पेड़ उग गया, किसी ने जानबूझ के तो उगाया नहीं था, वो तो उग गया कुदरती, अच्छी बात है, चलो जब तक था। आज मुझे फैक्ट्री एक्सपेंशन करना है, आप कहते तो पेड़ नहीं काटोगे। भाई मेरी फैक्ट्री के अंदर है, मुझे फैक्ट्री बढ़ानी है, आप पेड़ नहीं काटोगे, उसके लिए परमिशन लोगे, बगैर पैसे के परमिशन नहीं मिलती। तो रिश्वत का रास्ता सुप्रीम कोर्ट और भारत के कानून ही तो बना रहे हैं। फिर आप कहते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता, मेक इन इंडिया नहीं है, ईज ऑफ बिजनेस नहीं है, कैसे होगा? तो ये सब बातें हैं सर, जिसको हम जब तक, अब समस्या ये है कि हम लोग अभी तक पर्दा डाल रहे थे, हर चीज पे पर्दा डाल रहे थे। अब जो 25 के बाद जो होगा, जो दुनिया जो बदल रही है, इससे भारत को हिलना पड़ेगा।
भारत की आंतरिक व्यवस्थाओं को हिलाना पड़ेगा। आज आप देख लीजिए, जितनी चर्चा मीडिया में हो रही है वो सिर्फ मोदी सरकार को लेके हो रही है, राज्य सरकारों को लेके एक भी चर्चा नहीं होती, जबकि कानून के हिसाब से सारा काम राज्य सरकारों के अधीन है। लोकल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लोकल डेवलपमेंट, लोकल एजुकेशन, लोकल हेल्थ केयर, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर सब राज्यों की जिम्मेवारी है ना। राज्यों को लेकर तो कोई बात ही नहीं करता, हिंदुस्तान में कोई चर्चा ही नहीं होती, सारा काम मोदी को ही करना है। ये भी तो विडंबना है। ऑपोजिशन चाहे वो एक राज्य में, वो भी केंद्र की, अबे तुम अपना राज्य तो सुधार लो यार, उसकी वो बात नहीं करेंगे। वो कहेंगे केंद्र में मोदी सरकार है इसलिए हमारा राज्य खराब है, तो फिर सीएम काहे को बने, आप छोड़ दो ना कुर्सी। तो हम लोगों ने हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखना शुरू कर दिया है, उसकी कीमत हम उठा रहे हैं। अभी हमें थोड़ा और पेन झेलना पड़ेगा, हो सकता है ये पेन बढ़े, और ये अच्छा है देश के लिए, क्योंकि जब तक ये फोड़ा फूटेगा नहीं राजनीति वाला, तब तक हम सुधार पे आगे नहीं बढ़ेंगे। एक बार फूटा था 91 में, तो हम लोगों ने सुधार किया, उसके बाद हम सिर्फ फर्स्ट एड किए जा रहे हैं। अब जैसे जैसे सर्जरी का टाइम आएगा, ये फर्स्ट एड जब काम नहीं आएगा, तब हिंदुस्तान के अंदर हमको अपनी पॉलिसीज पे सर्जरी करनी पड़ेगी, तब इस देश में सुधार शुरू होगा। तो मेरा तो निवेदन यही है, और मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूं कि वो दर्द भारत में जल्दी आए, ताकि जल्दी सुधार शुरू हो, क्योंकि अब उसके बगैर हम नहीं सुधरेंगे, ये हमारी सोच है। बहुत मुश्किल टास्क आप दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ मूर्खों की जमात है। कोई भी सुधार करना शुरू करो, सबसे पहले उसका विरोध शुरू होता है। पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया जाता है, सड़कों पर तमाशा किया जाता है, संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाया जाता है, उन पर बैठे पदों पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। तो इस देश की राजनीति अजीबोगरीब स्थिति में पहुंच गई है साहब। उसमें जो है, उसी में से रास्ते निकलेंगे, उसी में से कोई ज्योति पुंज अगर दिख जाए तो दिख जाए। बहुत बहुत निकलेगा सर, धन्यवाद। लेकिन मैंने कहा ना, यही लोग जब मजबूर हो जाएंगे, चाहे सत्ता में, मेरा तो ये कहना है कि आज मोदी साहब को हटा के आप राहुल गांधी को बना दो ना पीएम, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? या आप लालू जी को बैठा दो पीएम बना के, या ममता जी को बैठा दो, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? आंसर तो आज तक किसी ऑपोजिशन ने नहीं दिया। जितना ये शोर मचा रहे हैं, आज तक किसी ने कोई आंसर दिया? नहीं दिया ना, इनके पास है ही नहीं। और जनता को यही समझना पड़ेगा कि राजनेताओं से, खासकर ऑपोजिशन से पूछिए कि मोदी ने गलती करी, मान लिया, रास्ता बताओ। फिर ये भागते गए कि सत्ता में तो वो है, हम तो है नहीं, तो हम रास्ता कैसे बताएं? जब तुम्हारे पास रास्ता ही नहीं है तो फिर सत्ता क्यों चाहिए? फिर बैठे रहो ऑपोजिशन में, जो कर रहे हैं मोदी साहब करने दो। केवल उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि 3 कृषि कानून लेकर के आए और किन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में उनको वापस लेना पड़ा, ये हम आप सब जानते हैं। और ये उसकी कौन कीमत सी किसान उठा रहा है। वही मैं कह रहा हूं, देश भी उठा रहा है, किसान भी उठा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपका जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।